अपनी एक टाइप से एक जो वीडियो क्लास है इस साल के लिए फिर स्टार्ट होने वाली है। तो उसके क्लास स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा एक ओरिएंटेशन वीडियो रहता है लगभग 1 घंटे के आसपास। इसका पर्पज ये होता है कि एक तो आपको ये समझाया जा सके कि क्लास कैसे होनी है वगैरह वगैरह, साथ ही इसमें कुछ क्योंकि मेजोरिटी अपने में स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करने वाले हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी भी कुछ समस्याएं होती हैं, उन्हें भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए तो दोनों के ही काम हो जाते हैं। इस साल के जो मेंस का एग्जाम होगा आईएफएस में, उसमें कंपेयर टू जो पिछले वर्ष हैं उनके कंपेयर में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। बड़ा चेंज ये है कि पिछले जो 19 है, 18 है या 17 जो पिछले 3 साल के एग्जाम थे, उनमें क्या था कि सिविल का एग्जाम पहले था और उसके लगभग 1 मंथ या 2 मंथ बाद आईएफएस का मेंस था। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे कि पहले वो सिविल का देते थे, इसके बाद क्योंकि सिविल में और आईएफएस में उनका एक ऑप्शनल ज्यादातर का कॉमन रहता है, उसके बाद वो फिर आईएफएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे और वो 1 मंथ में या 2 मंथ में कवर कर लेते थे उसे। तो उसका ये होता है कई बार वो सिविल और आईएफएस दोनों में सिलेक्ट होते थे। इस बार क्या है, डेट जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हुई है, गड़बड़ी हुई है उसमें, प्रीलिम्स है वो थोड़ा लेट हुआ है और मेंस के लिए लगभग काफी कम टाइम मिल रहा है। अगर हम जीएस की भी तैयारी करें तो 15 जाएंगे तो केवल जीएस ही प्रिपेयर होंगे, 4 जो अपने जीएस है वही प्रिपेयर होंगे, ऑप्शनल और जो रिमेनिंग एससी वगैरह वो होना इम्पॉसिबल समझ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच में एक छोटा सा डर है कि ऐसा ना हो कि इस बार उनका आईएफएस भी निकला है, सिविल भी निकला है और सिविल के चक्कर में आईएफएस यानी कि जो जॉब है उस पर दाव लग जाए और आईएफएस भी ना निकले और सिविल भी ना निकले। तो इस बार जहां तक समझ में आया है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है स्टूडेंट्स का जो केवल आईएफएस की प्रिपरेशन कर रहा है, ना कि सिविल की। उन्हें लग रहा है कि नहीं, सिविल के लिए 2 मंथ है, आईएफएस के लिए 4 मंथ है, आईएफएस की जा सकती है, सिविल की नहीं की जा सकती। तो इससे इस साल जो आईएफएस की प्रिपरेशन कर रहा है उनके बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। सेकंड ये भी है कि कंपेयर टू जो अर्लियर ईयर थे, जैसे कि 13 के बाद जब इसमें प्रीलिम्स जोड़ा तो इस टाइप से लोग आए, हर गली मोहल्ले से जिन्हें भी प्रीलिम्स निकाल लिया, सोते जागते पेपर देख के आ गए और आईएफएस मेंस निकल गए। तो इसकी वजह से एक टाइप से पॉपुलैरिटी बढ़ गई इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की। तो पहले जो लोग कम प्रिपेयर करते थे, धीरे धीरे अब हर कोई प्रिपेयर करने लगा, हर कोई उस एग्जाम को जानने लगा, उस फील्ड में प्रिपेयर करने लगा है। जहां पहले 6 मंथ 4 मंथ इस टाइप की प्रिपरेशन करते थे, अब जो जैसे 2022 में देना है वो भी अभी उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपना जो लेवल ऑफ कंपटीशन है उसे इंक्रीज कर रहा है एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये ओरिएंटेशन क्लास के 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम उन लोगों के लिए डिस्कस करेंगे जो इनिशियल पार्ट है, जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, जो समस्या है उनकी उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है, किस टाइप से उनकी थोड़ा हेल्प हो सकती है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और जो लेटर पार्ट है, बाद का पार्ट है, उसमें जो अपनी क्लासेस होने वाली है उसके मुद्दे पर डिस्कस कर लेंगे कि कैसी क्लास होगी, क्या होगा, इन सारी चीजों पर डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि आपने बोला कि अपने यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं मेजोरिटी जो है वो सेल्फ प्रिपेयर करने वाले हैं, उनमें भी सभी के पास एक कॉमन सा सोर्स है, वो है मणिकनंदन की बुक। इससे ज्यादा वो आगे जाता ही नहीं है। तीसरा है कि एक जितने भी आप प्रिपेयर कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन पेपर को लिखोगे नहीं, तब तक एक लिमिट से ज्यादा आपके मार्क्स नहीं आ सकते। आपको अपने टूल खुद डेवलप करना होता है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर आपको 10 तरीके बता देता हूँ, उनमें से 5 तरीके आपको हेल्प करते हैं, लेकिन मैं जो तरीके बताऊंगा वो मैं केवल अकेले आपके लिए नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो को अगर 200 लोग देख रहे हैं, 200 बच्चों ने देखा है जो इस बार आईएफएस दे रहे हैं, तो वो तरीके 200 को मालूम है। सिलेक्शन 200 का नहीं होना है, सिलेक्शन 100 की होना है। तो मेरी साइड से जो भी आएगा वो ठीक है, लेकिन आपको अपने खुद के टूल बनाने होंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन मुझसे या यूपीएससी से किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन है उनसे जो इस बार दे रहे हैं। तो आपको उनसे थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट होंगे। सभी के साथ चलोगे तो सभी के जैसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो एक आपका है जो अपनी टेस्ट सीरीज रहती है, राइटिंग प्रैक्टिस है,
ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। ये ऐसा समझ सकते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपके एनालिसिस कर लिया, थ्योरी वगैरह पढ़ ली, प्रैक्टिस सब कुछ कर लिया, मीन्स थ्योरी वगैरह प्रिपेयर कर ली, वो पूरे आपकी ये जो एग्जाम क्लियर करने के जो वे है उसका केवल 33% बनाता है। रिमेनिंग 33% है वो आपकी ये प्रैक्टिस बनाती है। और इसके बाद केवल यही नहीं है, काम यही नहीं रुकता है। लास्ट पिलर है कि आप अपने आप को एग्जामिनेशन सेंटर तक सही सलामत पहुंचा लो। 33% वो बनाता है। कई बार उसमें गड़बड़ी, सब कुछ सही है, प्रैक्टिस अच्छी कर ली, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में जाते समय कुछ गड़बड़ हो गई, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए, लेकिन आपकी हार्ट बीट जो बढ़ी थी नॉर्मलाइज होने में 20 मिनट लग गए आपको। 2 क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो गए, वो 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम से रेस से बाहर निकालना है, या फिर वो 2 क्वेश्चन को मेंटेन करने के लिए आपको कहीं और लड़ना पड़ रहा है। वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मार्क का कंपटीशन होता है, जॉब होती है, लाइफ होती है, तो ये चीजें गड़बड़ नहीं है, तो वो सारी चीजों को देखना है। एक और है कि अपना जो प्रैक्टिस की जो वे ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें क्या है कि हम लोगों की कॉमन होता है कि बिलीव होता है कि हम कोई बुक उठाएं, उसकी एक साइड से दूसरी साइड जाए। वैसे इसमें हमारा एक कॉमन सा तरीका होता है कि सबसे पहले हम पेपर 1 है उसका सेक्शन ए प्रिपेयर करेंगे, फिर बी करेंगे। जब एक पेपर प्रिपेयर हो जाएगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ भाई ये तो हो गया, इसके बाद हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका ए और बी पर जो 2 सेक्शन है उन्हें प्रिपेयर करेंगे। इस वे से जाते हैं, यूजुअली ये तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीका है, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, तो इस तरीके से जाना आपके लिए लीथल हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास 2 मंथ है, 3 मंथ है, 4 मंथ है, 2-3 साल पड़ी हुई है, बिल्कुल ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन देता है, आपको पता होता है कि आपने क्या पढ़ चुके हो, कितना पढ़ना है, कितना आगे जाना है। तो आप देखते हैं कि जो सेल्फ स्टडी प्रिपेयर कर रहा है, जो सेल्फ, देखो क्लास वालों को तो फिर अलग ही मुद्दा हो गया उनका, जो सेल्फ ही प्रिपेयर कर रहा है या जो प्लानिंग कर रहा है, ना केवल फॉरेस्ट्री, कोई भी एग्जाम, तो आखिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे प्रिपेयर करो उसे। तो कोई भी एग्जाम निकालना हो, आपको कोई भी ऑप्शनल निकालना हो, उसके लिए बेसिकली आपको 4 पिलर देखने होते हैं, 4 मुद्दे होते हैं उसके। सबसे पहले आपको उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, ये देखो कि आखिर कुछ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करते हैं कि ये एग्जाम का जो है वो पैटर्न क्या है, किस लेवल यानी कि डेप्थ का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कैसे पूछ रहे हैं, और आपको कैसे प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मीन्स बेसिक आइडिया जो है वो एक दे देते हैं, एक एक करके ना बाद में भी डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक थीम समझ में आ जाए। दूसरा मुद्दा आता है अपना, एक आपके पास वेल प्लान और स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी और का स्टडी मटेरियल पकड़ लिया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं नहीं। ऐसा क्यों होता है कि सामने कोई एक पर्सन है ए, उसने जो नोट्स बनाए वो उसने अपने लिए बनाए थे, जो उसे बहुत अच्छा आता था वो उसे क्यों लिखेगा, उसके लिए हेडक है, वो बार बार रिपीटेशन, टाइम वेस्टेज है, तो वो उसे स्किप कर देगा। जो उसके लिए समस्या थी उसे लिख लेगा। आप उसके हिसाब से चल रहा है, तो जो उसे आता था वो तो आपका गया ना, वो उसमें मटेरियल में ही नहीं था। तो आपको अपने मटेरियल खुद बनाना होता है। एक तो ये जो अपना नॉर्मल तरीका है वही है, तो फिर मटेरियल वगैरह पे भी डिस्कस कर लेंगे सेकंड फिलहाल में कि क्या किया जा सकता है उसके लिए। अगर आप फॉरेस्ट्री एकेडमिक से हैं, बीएससी या एमएससी की प्रोसेस में आपके पास टाइम होता है, अपने बैकग्राउंड में बहुत कुछ पढ़ रखा होता है, तो आप अपने मटेरियल बेस से जा सकते हैं। लेकिन जो नॉन फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, जो इस फील्ड में नए नए आए हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि जो फॉरेस्ट्री एकेडमिक्स में 4 ईयर या 6 ईयर में बीएससी एमएससी जो हो गया 6 ईयर में पीएचडी का टाइम पीरियड लो, उसमें जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप कर सको, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है। आपके पास होता है 2 मंथ 3 मंथ या 15 दिन, उसमें ये पॉसिबल चीज़ें नहीं है। तो आपके पास एक तो आपका स्ट्रक्चरल मटेरियल होना बहुत जरूरी है, उसमें सभी चीज़ें। थर्ड पिलर जो अपना है वो है प्रैक्टिस सेट। विदाउट प्रैक्टिस सेट, विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे, उनकी प्रैक्टिस किए, या आपने जो भी पढ़ा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझा है
उसी टाइप से मटेरियल प्रिपेयर किया। जब आपने उसे लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं कि आखिर ये जो क्वेश्चन आया उसे कैसे लिखा जाए, क्योंकि पढ़ना एक तरीका है लेकिन उसको एक्चुअल में फॉर्मेट में ले आना, पेपर में फॉर्म में ले आना अपने आइडिया को, अपने बिलीफ को, वो एक अलग तरीका है। और फिर सभी लेके आते, लिखते तो सभी है लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि सभी के लिखने के तरीके में फर्क होता है। आपको बस यही देखना है कि आपकी जो तरीके है उसमें कैसे इम्प्रूव करें जिससे आप दूसरों से 2 कदम आगे रहें। तो जो आपको आइडिया, नए नए कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करना है, कहाँ ग्राफ बनाना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, ऐसा क्वेश्चन जो आपको करना ही है लेकिन आपको नहीं आता, उसे कैसे हैंडल किया जाए, या जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए जिससे आपको दूसरे के कंपेयर में आधा या 1 मार्क से ज्यादा मिले। तो कहाँ से आएगा? आपको कहीं ना कहीं जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, उससे। और 4th पिलर जिस पे अपन को डिस्कस करना है वो है आप अपने आप को सही सलामत एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा लो। अपनी जो आदतें हैं, खासकर एग्जाम के लगभग 1 मंथ पहले जो हैबिट्स हैं, क्योंकि यूपीएससी वालों के साथ होता क्या है कि ये लगभग लेट नाइट तक जागते हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, कुछ तो नॉकटर्नल होते हैं, पूरी रात जागते हैं, फिर डे टाइम में सोते हैं, लेट मॉर्निंग तक जागते हैं, मतलब लेट 9-10 बजे जाग रहे हैं, 11 बजे जाग रहे हैं। तो उनकी हैबिट तो ये हो रखी है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे उन्हें जागना होता है 5 बजे 6 बजे। तो जब इनका ये डिस्टर्बेंस होता है, तो दिमाग का दही हो जाता है, वो एक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को मेंटेन करना है। दूसरा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज है, उनको यहाँ पर 4th पार्टिकुलर में डिस्कस कर लेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये इसका पर्पज केवल मेनली वो है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले अपना आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब देखोगे तो आपको एक टाइप से पैटर्न सा बनने को मिल जाएगा उसमें। फॉर एग्जांपल, अभी टेलीग्राम चैनल पे जो पेपर बनकर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, उसमें एक टाइप का एक एनालिसिस दे रखी है। कुछ लोगों के साथ समस्या ये थी कि वो ये समझ लेते हैं कि जैसे सिल्वीकल्चर है, इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो भाई जस्ट 1 मिनट, सिल्वीकल्चर है उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स पे आ रहा है, तो सिल्वीकल्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर सेट मैनेजमेंट है, इससे 10 मार्क 20 मार्क 10 मार्क 20 मार्क है, ये बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सिल्वीकल्चर को पहले निपटाएंगे और इसे सबसे लास्ट में। ट्राइबोलॉजी है, इसको भी सबसे लास्ट में निपटाएंगे। तो इस टाइप से ये मार्किंग पैटर्न से जो परसेप्शन बन जाता है, कई बार वो थोड़ा गड़बड़ है। मैं मानता हूं कि ये गड़बड़ है। यही वजह है कि जब आपको सेकंड पेपर प्रोवाइड करवाया गया है इसी क्वेश्चन का, तो उसमें ये टेबल नहीं दी गई, क्योंकि समझ में आ गया था कि नहीं, इसे लोग थोड़ा गलत वे में ले रहे हैं। रीजन ये है कि सिल्वीकल्चर जो है वो बहुत बड़ा है। हमें किसी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस नहीं देखना है, उसके जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उन्हें देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट में हेल्प नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये समझना है कि कौन सा सब टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड का सेक्शन बी, उसका एक सब टॉपिक है फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर को आप देखिए, पढ़िए, समझिए। आप देखेंगे कि फॉरेस्ट फायर से एवरेज हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। 19 से लेकर के 12 तक कंटिन्यू चला, और केवल यही नहीं, उसके आगे 2001 2003 तक की लगभग हर साल एक क्वेश्चन आया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉरेस्ट फायर है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये किसका पार्ट है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का। तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इंपोर्टेंट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का ये सब टॉपिक है, फॉरेस्ट फायर, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन से वो चीजें समझनी है, ना कि इस टाइप के पैटर्न से आप ये समझ लो कि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये लेस इंपोर्टेंट है। हो सकता है वाटर सेट मैनेजमेंट जो है उसका कोई स्पेसिफिक एरिया है, 2 पेज का मटेरियल है जिससे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा वाटर सेट 5-6 पेज का,
जबकि सिल्वीकल्चर जो है वो लगभग 180 के आसपास या 170-80 पेजेस के आसपास का स्टडी मटेरियल है। इसका पेजेस बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, हर चीज है, इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जबकि ये 10 पेज का है, तो अगर कॉस्ट बेनिफिट निकाला जाए तो इसका बहुत अच्छा निकल रहा है। तो आपको एक्चुअल में इस टाइप के एनालिसिस पे ना जा करके आपको समझना है कि ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको प्रिपेयर करना आपको एक्चुअल में। अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात की जाए तो मतलब एक ओवरऑल बताया जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या हेल्प करेंगे, आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा एग्जाम में क्या है जो अक्सर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, और वो वे ऑफ आस्किंग उनकी क्या है, और अगर वो क्वेश्चन को घुमा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के समझ के हमें एक तरीका आ जाता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, तो हम एक बेसिक आइडिया से थीम से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है उसके हिसाब से हम प्लानिंग वगैरह कर लेते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास कैसे आ सकते हैं, मीन्स कहाँ से लेके आओगे। एक तरीका जो अपना कॉमन है, किसी वेबसाइट पे जाओगे और पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे, या फिर हमारा जो गूगल ड्राइव है लिंक में डाल दिया जाएगा। हो सकता है वीडियो अपलोडिंग के टाइम पे ना हो, लेकिन उसका अगले 1-2 घंटे में आ जाएगा। तो गूगल ड्राइव लिंक पे जाइए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शन में फोल्डर में जाइए, वहाँ पर आपको IFS के पेपर मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि इस लेवल पे अगर आपके पास 5-6 साल का टाइम है, ग्रेजुएशन के लेवल पे हो, आप कर सकते हो कि क्वेश्चन पढ़ो, एक एक क्वेश्चन को छाट कर उस लेवल पे लेके आओ। लेकिन इस टाइम पे जब आपके पास 3 या 4 मंथ है, या किसी का और एग्जाम है जिसके पास और कम टाइम है, तो वो ऐसे रफ वर्क में जाए कोई फायदा नहीं है। उसका एक सिंपल सा तरीका है कि ऑलरेडी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो टेलीग्राम ग्रुप है, या जल्द ही हमारा जो गूगल ड्राइव लिंक है, उस पर ये प्रीवियस क्वेश्चन जिन्हें बिल्कुल वेल तरीके से जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, उसका सिलेबस है, और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेबल फॉर्मेट में दे दिए गए हैं। उसे डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, सभी क्वेश्चन वहां पर पहले से काफी इफोर्ट किया जा चुका है, तो उसे यूज करिए, उन्हें पढ़िए, समझिए। इवन अगर आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं, कलर प्रिंट निकाल सकते हैं, तो वो आपको ज्यादा हेल्प देंगे, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन जो टर्मिनोलॉजी है वो कलर्ड है, हाईलाइटेड है। आप उसे देखेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सीधे सीधे दिखेंगे, कैसा फॉरेस्ट फायर एक साथ आ जाएगी। तो इस टाइप से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, आपके पास कॉमन रिसोर्सेज मानकीनंदन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये केवल आपके पास अकेले नहीं है, इस पूरी रेस में जितने भी लोग हैं वो सभी के लिए है। अगर आप बस आराम से रिलैक्स हो कि बोला भाई ये टॉपिक था, मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो ये केवल अकेला आपने नहीं किया, सभी ने किया है, तो सभी के जैसे ही मार्क आएंगे। अगर आप फॉरेस्ट फायर को पढ़ के, माणिक्यनंदन को पढ़ के आप बैठे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे जाओगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा वो सभी ने पढ़ा है। आपको कहीं ना कहीं उनसे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जाओगे, आपके मार्क्स आगे नहीं जाएंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा स्क्रॉल करना ही पड़ेगा, आपको आगे जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अपना ये हो गया कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, कहाँ से वो अपना काम हो सकता है, आप कहाँ से उन्हें मैनेज कर लेते हैं। तो फिर अपना दूसरा इशू आ जाता है स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल के बारे में बोला जाए तो एक तो अपने पास बहुत ही फॉर्मल तरीका है जो एकेडमिक्स वाला है, अपने पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, यहाँ पर सभी के नाम देने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन तरीका है समझाने के लिए। कि जैसे आपके पास यहाँ फॉरेस्ट मेंसुरेशन है, ये चतुर्वेदी की, राम प्रकाश की मैनेजमेंट है, LS खन्ना की सिल्वीकल्चर सिस्टम है, प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर है, ये LS खन्ना की है, AP द्विवेदी की जो है वो इनसे बेटर है, जो फॉरेस्ट एकेडमिक्स है। मैं यही बोलूंगा कि आप अगर दोनों पढ़ सकते हो तो दोनों पढ़ो, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आप AP द्विवेदी को पढ़ो, LS खन्ना से वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा मीन्स कंटेंट बहुत अच्छा है और ज्यादा डिटेल में है, वो पूरी लाइफ में काम देगा आपको। और फिर जैसे फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन है त्रिभुवन मेहता है, तो ये सारा एक थ्योरी है, ये तो बहुत है, काफी बुक्स ज्यादा होती है, लेकिन एक जो फॉरेस्ट्री वाला पढ़ सकता है, लेकिन नॉन फॉरेस्ट्री वाले के लिए पॉसिबल नहीं है कि सब पूरे स्टडी मटेरियल को पढ़ाए। तो उसके लिए कॉमन सी बुक हो सकती है LS खन्ना की जो हैंड बुक आती है, इससे काम चल सकता है, एक टाइप से काम चलाओ बुक हो सकती है, ठीक बुक है, काम चल जाता है उससे।
दूसरा इनके पास ऑप्शन हो सकता है अपनी जो कॉमन सी बुक है वो अपनी मणिकनंदन। मणिकनंदन के साथ ये है कि आदमी को इधर उधर हेडअप नहीं करना है, इधर उधर ढूंढना नहीं है, उसे पूरा कंटेंट एक जगह मिल जाता है। तो इस हिसाब से उसके लिए मणिकनंदन बहुत अच्छी बुक है और इसीलिए वो ज्यादातर सभी के सभी इसी को खरीद लेते हैं। उसके साथ अपनी समस्याएं, देखो एग्जाम आपको देना है, मणिकनंदन को नहीं देना है, या फिर जो नीचे एस प्रभु है उन्हें नहीं देना है, वो दे चुके हैं, वो निकल चुके हैं, वो कभी थे, उन्होंने एवरेज कंटेंट जो है जो जरूरत थी उसके हिसाब से बना दिया, ठीक है। लेकिन अब वो टाइम के साथ रिक्वायरमेंट चेंज होती है, वो उस हिसाब से नहीं जा पाती, किसी भी बुक के बारे में वो चीजें नहीं चलती हैं। तो मणिकनंदन के साथ समस्या है कि वो इतनी लेवल से जो स्पीड है उससे अपडेट नहीं हो पाती है। और ये जो ये बुक्स हैं एकेडमिक्स की, इनके साथ समस्या क्या है कि ये काफी पुरानी बुक्स हैं। जैसे एपी द्विवेदी की अगर सिल्वीकल्चर को ले लो तो वो लगभग 1986 के टाइम पर लिखी गई है। जो उनका पीरियड है वो लगभग इसी के आसपास लिखी गई है। और भी बुक्स हैं, कोई आज से 10 साल पहले लिखी गई है, कोई 15 साल पहले लिखी गई, तो काफी पुरानी हो जाती है एक टाइम के साथ। उनका भले बुक 15 साल या 10 साल पुरानी है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो बहुत पुराना है, उसी को रिप्रिंट करके चल रही है। उनके पीछे अपनी समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है चतुर्वेदी की है फॉरेस्ट मेंसुरेशन, इसमें जो दिया है वही आएगा आपको। आईएफएस केवल यहाँ पर टिका नहीं रहता है, ये चीजें जो एग्जाम में है वो अपडेट भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट मेंसुरेशन में रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, लेकिन आज के टाइम पे रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग क्वेश्चन पिछली बार भी आया है, इसमें नहीं मिलेगा आपको। जस्ट एक एग्जाम्पल है, वाइल्ड लाइफ एक्ट से कोई नए अपडेट आ गया है, कोई नई पॉलिसी पे काम चल रहा है, आपको जो एसएस नेगी की है फॉरेस्ट लॉ एंड पॉलिसी समथिंग, उसमें वो चीजें नहीं मिलेगी, उसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो अपडेटेड नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको बुक एक स्टैटिक दे देंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं खुद अपडेट करना होता है। इसलिए बोला कि जो नॉन फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस सारे स्टफ में जाना एक समस्या है, वो एक लिमिट से ज्यादा उसका में नहीं जा सकते, उनके लिए एक बेनिफिट नहीं देता है। तो अब क्या किया जा सकता है, खासकर जो ना तो हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं और ना ही वो किसी ना हमारा या किसी और का, किसी का स्टडी मटेरियल नहीं लेना चाहते, सब कुछ सेल्फ चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उनके पास एक तो बेसिक बुक हो गई अपनी मणिकनंदन की, दूसरा क्या कर सकते हैं, एक है हैंडबुक, ये ठीक है एक सॉर्ट आउट करने के लिए हैंडबुक लिया जा सकता है। तीसरा एक हो सकता है सोर्स, हमारे जो पिछले साल का जो एडिशन था 2019 का, उसका कंटेंट ठीक है कंपेयर टू, क्योंकि आप बहुत सारा कंटेंट नहीं पढ़ सकते, और ये जो लिखी गई है ये लगभग 50-60 के आसपास जो बुक्स हैं उनको बेस करके लिखी गई है। तो कम से कम आप 50-60 बुक्स ना पढ़ के एक जो भी है 400-500 पेज का मटेरियल है उसे पढ़ सकते हैं, 600-700 पेज के समथिंग होगा, उसे पढ़ा जा सकता है। तो एक ठीक अल्टरनेटिव हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये वाला जो है, कहने का मतलब है कि इनको मिक्स करके पढ़ लिया। एक तरीका यह है कि मणिकनंदन के साथ हैंडबुक को मिक्स करके पढ़ लीजिए। दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि आप ये जो नोट्स है इसको मिक्स करके पढ़िए। इसको क्लासेस के नोट्स को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका लगभग 30-40% जो मटेरियल है वो ऑलरेडी टेलीग्राम है, गूगल ड्राइव है, उसमें पहले से ही अपलोडेड है। रिमेनिंग जो है लगभग टोटल 30-40% जो है वो नेक्स्ट अगले वीक में, एक वीक में ये पूरा अपलोड हो जाएगा। यानी कि आपके पास फॉरेस्ट्री का इस एडिशन का अराउंड 60% जो मटेरियल है वो आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। प्लस आप और क्या कर सकते हैं, YouTube पे 2019 में जो क्रैश कोर्स हुआ था उसके वीडियो है, आप उन्हें वॉच करिए। हाँ, उनके साथ समस्याएं हैं, बैकग्राउंड की समस्या है, वॉइस की समस्या है, वॉइस नहीं प्रॉपर आ रही है, आप ईयरफोन यूज करिए, लेकिन एक टाइप से काम चल सकता है उनसे, तो आप उन्हें देख लीजिए। प्लस जो इस बार का जो होने वाला IFS 20 का बैच, उसके भी लगभग 15% जो वीडियोस हैं वो आपको पब्लिकली हो ही जाएंगे। थर्ड क्या कर सकते हैं कि स्टडी मटेरियल जब आप प्रिपेयर करोगे तो कुछ समस्या आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो समस्या समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ टॉपिक होंगे जो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो अपना टेलीग्राम का जो हेल्प डेस्क है वहां पर आइए, ज्वाइन करिए उसे, और उस पर अपने जो क्वेश्चन है उन्हें वहां पर पोस्ट करिए।
क्योंकि ये जो समस्याएं हैं वो केवल अकेली आपके लिए हैं, और भी लोग हैं, सभी के लिए होंगी। तो जो समस्याएं उन्हें आ रही हैं वो टाइप करेंगे, आपको आ रही हैं, आप टाइप करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई देंगे, कुछ हमारी साइड से रिप्लाई देंगे। तो इस टाइप से धीरे धीरे करके आपकी जो कंसर्न है, जो आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व होंगी। तो एक अल्टरनेटिव आप वे में तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक टाइप से स्टडी मटेरियल का क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अपना बेसिक बना स्टडी मटेरियल का कर ले, लेकिन एक बात को ध्यान रखें, ये न केवल पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा जो ग्रुप था ऑलमोस्ट 70% हम लोग पहले से कोई IFS में, कोई सिविल सर्विस में IAS है, IPS है, इन सबके पीछे एक बेस था। बेस ये था, एक तो ऐसा तरीका है कि जो ग्रुप में संभव है, खासकर क्लोज रिलेशन में हो, मीन्स क्लोज रिलेशन मीन्स एकेडमिक्स में सीनियर जूनियर हो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम 6 लोग हैं, 6 लोग हैं या 8 लोगों का ग्रुप है, प्रीलिम सपोज इसमें 2 का निकला है, तो जो रिमेनिंग 6 हैं वो क्या करते हैं, वो एक बैकअप सपोर्ट देते हैं। ये 2 के पास इतना टाइम नहीं होता है तो वो GS1 का कोई सब पार्ट है जिस पर काम कर सके, खुद नोट्स बना सके। तो ये उसे क्या पढ़ना चाहिए, पेपर को एनालाइज करना, उसके लिए स्टडी मटेरियल को जुगाड़ करना, उसके लिए पेपर की जुगाड़ करना, उसकी कॉपी को चेक करना, वो ये 6 करते हैं। ये केवल एक टाइप से इन्हें हनीबी की तरह खिलाया पिलाया जाता है और इनको आराम से एग्जाम क्वालिफाई करवा देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि निकल गए तो ये आराम से मजे लेंगे और छोड़ देंगे उनको। हाँ, ये बैकअप सपोर्ट देंगे इन 6 को, किसमें, फाइनेंशियली और स्टडी मटेरियल में। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है उसकी सपोर्ट कर रहा है, वो भी मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है इसके लिए, जब इनमें से किसी का हो रहा है। तो इस टाइप से जब अकेले नहीं जा पाते तो ग्रुप से धक्का मुक्की करके एग्जाम निकाल लेते हैं। उसका रिजल्ट होता है कि आपका जो ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट 60-70% निकल लेते हैं उस बोर्ड। अब ये हर आदमी नहीं कर सकता। दूसरा जो मेन मुद्दा है जिस पर अपने को डिस्कस करना था, जो सेल्फ करना बहुत जरूरी है। अब में से लगभग सभी ने जितने भी निकले हैं उन्हें एक मैन काम किया। देखो अपन सिंपल वे में समझें, जैसे अपना सॉफ्टवेयर होता है, रैम होता है लैपटॉप में। आपको जब रैम चलाते हो तो पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो रैम पे आता है। आप उस सॉफ्टवेयर को बंद कर दो और दोबारा से जैसे ही चालू करोगे वो सॉफ्टवेयर जल्दी खुलता है। इसमें क्या होता है, अपने जो एग्जाम होते हैं, जब एग्जाम चलते हैं, आज GS का और इंग्लिश का हुआ, दूसरे दिन कोई दूसरा ऑप्शनल हुआ, तीसरे दिन कोई तीसरा ऑप्शनल हुआ, तो इसमें क्या है कि हमारे दिमाग से निकल जाती हैं चीजें एकदम। क्योंकि आज मैं सुबह से पूरा दिन भर GS और इंग्लिश में रहा हूँ, दूसरे दिन जैसे ही ऑप्शनल होगा मुझे एकदम कुछ याद नहीं लगा क्या है, ऑप्शनल पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा, लेकिन एकदम रैम से निकल गया। फिर क्या है कि कल अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन आया, कोई भी आ गया कि प्लांटेशन के टाइप कितने होते हैं, तो आपको एकदम सोचना पड़ता है। आपको मालूम है, सब कुछ पता है, लेकिन एकदम सोचना पड़ता है, अरे इसमें और क्या है। कई बार क्वेश्चन सिंपल एकदम याद नहीं आते, पॉइंट्स एकदम नहीं याद आते हैं। किसी के बारे में 15 पॉइंट थे, आपको एकदम 12 याद आ गए, 3 याद नहीं आए, और आप फिर आगे बढ़ गए, एग्जाम सेंटर से निकलते निकलते एकदम 2-3 पॉइंट याद आ गए। लेकिन आप क्या करें, पेपर तो दे चुके हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आपने जो भी पढ़ा, चाहे आप हमारे नोट्स पढ़ें, कोई और के पढ़ें, किस जो भी पढ़ें, उन सबका एक रिव्यू बना लें। रिव्यू बहुत ही शॉर्ट हो, फ्लो चार्ट में हो, टू द पॉइंट हो। किसी को लिखने की जरूरत नहीं है कि राम ने आम खाए, इतना लंबा चौड़ा मत लिखो। यहाँ पर सिंपल राम का नाम लिख दो, यहाँ पर मैंगो लिख दो, तो डैश करके लिख दो, खत्म काम। आपको पता है कि यहाँ पर ये पर्सन है और इसने मैंगो खाया, खाना लिखने की जरूरत नहीं है, पता है आपको, क्योंकि वो एक बार लिखने के बाद समझ में आता है क्या है। बस यहाँ पर राम मैंगो समझ में आ गया क्या है। तो इस टाइप से आपके नोट्स जो है वो समरी हो। आपके टोटल नोट्स लगभग 80 या 100 पेजेस या इससे भी कम कर सको, 60 पेजेस में कर लो, एक्सेलेंट। पूरी 4ST 60 पेज में हो, फ्लो चार्ट, डायग्राम। बहुत ऐसा नहीं कि 60 पेज में करना तो बिल्कुल किसमिस करके लिख दो, एक दूसरे से चिपके हैं, आराम से लिखो ना, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक चीजें लिखो जिसका रिजल्ट हो कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले अगर ऐसे रिव्यू कर लो तो आपको एकदम रैम पे आ जाए कि अच्छा इसमें ये पिलर है, इसमें ये पिलर है, इसमें इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ता है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन आया, आपको पता है कि इसमें क्या है,
तो आपको उसके 13 में से जो आपको 15 पॉइंट्स थे उसमें से जो आपको 10 या 12 याद आ रहे थे, अब वो आपको 15 के 15 आएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप जैसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की तरीका बोला जाए तो जैसे ही जितना आप ज़्यादा उसे वर्क लोड बढ़ाओगे वो रन होगा, गर्मी छोड़ेगा, और कुछ टाइम के बाद जब गर्म हो जाता है आपको बंद करना पड़ता है। सेम वे में है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे 3 घंटे तक अगर उसे परेशान करोगे दिमाग को, वो स्मूथली रन नहीं करेगा और लास्ट तक आते आते ये लगने लगता है, पहले पेपर में चलो झेल लेते हैं, दूसरे पेपर तक ये लगता है कि भाई कैसे भी करके ये पेपर खत्म हो जाए। ये कब होगा? जब आप स्मूथली नहीं चल रहे, आप अपने मेंटल ब्रेन को थोड़ा ठंडे में रखो, ज़्यादा बेटर काम करता है। और वो ठंडे में कब रहेगा? जब उस पर वर्कलोड कम पड़ेगा। वर्कलोड कम मतलब सोचना समझना ज़्यादा ना पड़े, स्मूथ वे में करें। और उसके लिए आपके पास सबसे सिंपल तरीका है कि उसे बस रिवाइज करो। एक टाइप से ओवरलोड किया, एग्जाम देने चलेगा, आराम से जाता, उसे सोचना नहीं पड़ता। दूसरा, वो जो 5-5, 10-10 सेकेंड आपके सोचने के बचते हैं, वो कहीं ना कहीं एंडिंग में आपको 2-3 मिनट दिला देते हैं, जो कुछ एक आध पेज भरने में काम करते हैं। तो ये इसको एक टाइप से कर लो और उससे आपको हेल्प होगी क्विक रिवीजन में, और इससे आपके सब्जेक्ट पर भी कमांड बढ़ जाती है। अब इसके बाद अपना स्टडी मटेरियल वाला जो पार्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया। अब आता है आपका राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस को क्या किया जाए? मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करें ना करें, टेस्ट सीरीज पे जरूर करें। जो फाइनल फायर फाइटिंग है उसमें सबसे ज्यादा हेल्प जो है वो टेस्ट सीरीज करती है, क्योंकि ये आपको अपने जो हथियार हैं, जो टूल है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे करके लिखना है, वो हेल्प करती है। वो समझने में, सोचने समझने में ये हेल्प करती है। दूसरा है, मतलब एक तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा, आपको ये समझ में आता है कि जैसे मैंने आपसे बता दिया कि आपको क्वेश्चन को अंडरलाइन करो, कहीं पर आपको बॉक्स करना है, ग्राफ वगैरह कहाँ पर बनाना चाहिए, कहीं बॉक्स जैसे कुछ लिखा है इसे बॉक्स में बंद करना है, अंडरलाइन करना है, कैपिटल करना है, ये सारी चीजें हैबिट में आ जाती है इससे। तीसरा, फ्लो चार्ट कहाँ बनाना है, एग्जाम्पल, टर्मिनोलॉजी को यूज करना है, ये सारी चीजें विदाउट प्रैक्टिस के नहीं आ पाती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीजें आएंगी, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतने आपके ज्यादा चांसेस सिलेक्ट होने के। लास्ट है कि अगर आपके पास टाइम है तो उसी तरीके से जा सकते हो, नहीं तो आप फिर सब टॉपिक के हिसाब से बस इससे भी जा सकते हो, बढ़िया तरीका है। लेकिन इसमें सब टॉपिक सब्जेक्ट के हिसाब से न देख के आप सब टॉपिक को इम्पोर्टेंस दो, उसके हिसाब से जाओ। अब राइटिंग प्रैक्टिस में एक तो ये है कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन नहीं भी करना चाहते तो अपना जो वीकली टेस्ट होगा, जो हेल्प डेस्क है, उसी पे एवरी संडे 10 AM के टाइम पर 10:30 के आसपास एक पेपर अपलोड होगा, तो आप उसे लिख सकते हो और वहीं पे वापस अपलोड कर दो। उससे होगा क्या, आपने अपलोड किया, 40 लोगों ने और ने अपलोड किया, आप उनके आंसर कीजिए, आराम से पेपर अपलोड कर दिया, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, घूम फिर करके आइए और आकर के फिर देखना शुरू करिए, या शाम को देखना शुरू कर सकते हैं। दूसरों की कॉपी चेक करिए, देखिए कि उस क्वेश्चन को उन्होंने कैसे लिखा और आपने कैसे लिखा। फिर क्या कि कुछ टाइम बाद हमें समझ में आने लगता है कि ये नाम का पर्सन जो है इसकी कॉपी अच्छी होती है, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 2-4 जो सिलेक्ट कर लेते हैं उनकी कॉपी रेगुलरली चेक करिए, देखिए कि वो किस टाइप से लिख रहा है। देखो 2 पार्ट होती है, एक है थ्योरी, दूसरा उसका वे ऑफ राइटिंग। आपको थ्योरी तो कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन वे ऑफ राइटिंग पे भी देखिए कि वो कैसे लिख रहा है, उनकी वे ऑफ राइटिंग पे ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से काम करिए, तो वो आपको हेल्प करेगी कुछ तरीके समझने में कि ये आकर इस टाइप के क्वेश्चन को इसने कैसे ग्राफ बना दिया, ग्राफ कहाँ डेवलप कर दिया, कहाँ करना चाहिए, ये हेल्प करेगी आपको। दूसरों की कॉपी वगैरह देख करके वो चलेगा। तो आप यहाँ पर हमारी जो वीकली टेस्ट सीरीज होगी ओपन है, फ्री है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अपना मुद्दा आएगा कि आपको जो लिखने के तरीके हैं, जैसे थ्योरी तो एक आपका कर ली, वे ऑफ प्रैक्टिस जो है उसमें कुछ और तरीके आपको करना पड़ेंगे। हो सकता है सपोज कुछ और क्लासेस होती है जिसमें मैं आपको 5-10 तरीके बता दूं, लेकिन मैंने ये जो आपको सपोज 10 तरीके बताए कि आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने अकेले आपको नहीं बताया है। इस वीडियो को अगर 500 या 1000 लोगों ने वॉच किया तो सभी के पास गया। तो जो तरीके बताए जा रहे हैं वो सबके पास है, सभी कॉमनली अगर उसे यूज करते हैं तो सभी लिखेंगे, तो फिर आप में उनमें फर्क नहीं है। तो आपको कुछ अपने तरीके खुद के डेवलप करने पड़ेंगे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो तरीके आपको कैसे मिल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे कोई भी कोचिंग क्लास हो, लगभग सब के सब अपने जो टॉपर्स की कॉपी है वो अपलोड कर देते हैं। आपको करना है कि ये वेबसाइट पे जाओ और जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं उन्हें डाउनलोड कर लो, ज़्यादा ना सही 20-25 कॉपी डाउनलोड कर लीजिए और उन कॉपी को चेक करेंगे। चेक इस रिस्पेक्ट में नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। मैंने आपसे वही बोला, दो पार्ट है, एक है थ्योरी मीन्स मटेरियल, दूसरा वे ऑफ राइटिंग। आप देखिए उनकी वे ऑफ राइटिंग को, जरूरी नहीं कि आप उनकी फॉरेस्ट्री की देखो, जियोग्राफी की उसकी देखो, बॉटनी की उसकी देखो, जिसकी भी सब्जेक्ट की मिल जाए, बस मिल जानी चाहिए कॉपी, उसका देखो। क्योंकि आप थ्योरी जियोग्राफी में जियोग्राफी का कंटेंट लिखा होगा वो तो आपको देखना नहीं है, आपको उसकी वे ऑफ राइटिंग समझनी है। क्योंकि थ्योरी जो लिखना है वो तो आप पहले कवर कर चुके हैं सेकेंड पिलर में, इसको आपको समझना है। तो आपको काम करना है वे ऑफ राइटिंग पे। नेक्स्ट है, क्योंकि आप जब इसे देखोगे नया नया है सिस्टम तो समझ में नहीं आता कई बार। जब इसे देखोगे तो इसमें क्या है कि ज्यादा ना सही 4-5 तरीके तो आपको मिलेंगे, जो भी मिलेंगे उन्हें ऑब्जर्व करो। कुछ हमारी साइड से आ रहा है, कुछ आपको यहाँ से सीखने मिले, उस हिसाब से आप अपने टूल बनाओगे और उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज अगर नहीं ज्वाइन करते हो तो आप जो वीकली टेस्ट है उसे दे सकते हो, अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, उन पर वो थ्योरी अप्लाई करो। इस टाइप से आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला आप खुद पे कर सकते हो, तो अपने खुद के कैसे कर सकते हो, यानी कि कुछ डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सपोज आज है तारीख 1, मैंने क्या किया, एक शेड्यूल बना लिया अपना कि भाई इस हिसाब से मुझे पढ़ना है। आप क्या कर सकते हो कि आज फर्स्ट डे है, आज आप स्टडी करेंगे। सेकेंड डे मतलब कल शाम को नहीं, आज ही शाम को नहीं, कल सुबह मॉर्निंग में जो अपना एग्जाम का टाइम है 9 से 12 होता है, 9 से 12 के आसपास होता है, 9 से 10 के आसपास आप 1 घंटे अपने दे सकते हो क्वेश्चन को लिखने के लिए। लिखो उस टाइम पे, आपने 4-5 क्वेश्चन लिखे, बस कोई दिक्कत नहीं, लिखा आराम से कॉपी रखो और जाकर के घूम फिर के आओ 15-20 मिनट। इसके बाद अब क्योंकि ये फर्स्ट डे है तो उस दिन तो कुछ नहीं किया जा सकता, इसके बाद उस डे का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू करिए। जब आप उस दिन के हिसाब से सेकेंड डे आपने इसे पढ़ना शुरू किया, सेकेंड डे के हिसाब से ये आपका सेकेंड डे होगा, उस दिन के हिसाब से पढ़ना शुरू किया। सेकेंड डे मतलब नेक्स्ट डे, ये जो सेकेंड डे था ये हो जाएगा आपका थर्ड डे। थर्ड डे इसका टेस्ट लिखेंगे आप मॉर्निंग में, फिर आप सुबह घूमने फिरने जाएंगे 15 मिनट के लिए, चाय पी करके आ गए। आने के बाद फिर आपने जो सेकेंड डे में कॉपी लिखी थी, अब आपका काम है ये जो कॉपी लिखी गई है उसे चेक करना। 15-20 मिनट तो चेक करो, सोचो समझो कि आपने क्या गलतियां की। दूसरा आपकी गलतियां नहीं बता सकता जितना आप खुद कर सकते हो। उनकी अपनी गलतियों को देखो, कुछ अपने तरीके हैं, अपने दीवार पे पेपर लगा के लिख लीजिए कि क्या क्या तरीके हैं जिन्हें हमें यूज करना है। और फिर जब कॉपी चेक करो तो वहां साइड में लिख दो, जैसे कि ये कॉपी है, अपने कुछ तरीके डेवलप करो कि भाई ये कॉपी है, कोई क्वेश्चन है तो वहां पर देखो ग्राफ पेपर यूज किया गया है कि नहीं, अगर नहीं किया तो सीधा 1 मार्क काट दो, या 0.5 मार्क काट दो, 10 का है तो 1 मार्क काट दो ग्राफ का। फ्लो चार्ट यूज किया गया है कि नहीं किया, 1 मार्क काट दो उसका। इस टाइप से अपने टूल के हिसाब से 3-4 मार्क सीधे सीधे रिड्यूस करने की आदत डालो, जिससे क्या है कि हमें खुद धीरे धीरे हैबिट में आ जाए कि हमें ग्राफ बनाना ही है, फ्लो चार्ट बनाना ही है, तो वो आपके क्वेश्चन की हैबिट को इम्प्रूव कर दे। अंडरलाइन किया कि नहीं, ब्लॉक, जो भी तरीके आपके उन्हें यूज किया गया है कि नहीं, जो भी आपने टूल है, सपोज 5 टूल है, हर क्वेश्चन पे देखना है कि उन 5 टूल में आपने कौन कौन से टूल यूज किए हैं। अगर टूल यूज नहीं किए उन्हें 1-1 मार्क रिड्यूस कर दो। तो इस टाइप से आप डेली प्रैक्टिस करके उन आदतों को अपनी हैबिट में ले आया जा सकता है। नेक्स्ट है, आपने प्रिपरेशन की, सब कुछ कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, अब आपका आ गया एग्जाम और आप एग्जाम देने जा रहे हैं। उस टाइम पे क्या गड़बड़ी होती है, कॉमन सी चीजें छोटी छोटी सी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, सोचूंगा कि भाई दिल्ली में सेंटर कहाँ पड़ा, यूपीएससी में ही पड़ गया, उनकी बिल्डिंग में। मेरे यहाँ से यूपीएससी में जाने का रास्ता है 1.5 घंटा या 2 घंटा, तो मैं यूपीएससी के आसपास होटल वगैरह बुक नहीं करूंगा, मैं अपने यहाँ से जाऊंगा।
अब क्योंकि मेरी आदत है 11 बजे जागने की, तो मैं मैं अगर मैं 9 बजे सोऊंगा तब भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि हैबिट हो चुकी है 2 बजे सोने की। तो मैं क्या करूंगा कि सुबह 5 बजे जागना शुरू कर दूंगा। जो 11 बजे जागता था वो सुबह 5 बजे जागना शुरू कर दूंगा एग्जाम के टाइम पर। और उसका दिक्कत होगी कि मेरे जो बॉडी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब होगी और वो परफॉर्म नहीं दे पाएगी जो देनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट थिंग ये करनी है कि अपनी कम से कम अभी नहीं तो जब एग्जाम आना शुरू हो उसके लगभग 20-25 दिन, कम से कम 25 दिन पहले, 20-25 दिन पहले आपको अपनी आदतों में सुधार ले आना है। आपको जल्दी सोना है और एग्जाम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो। अगर आप इस टाइप से लंबे जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप 5 या 6 बजे तक जागने की आदत डालो, जिससे जब एग्जाम चालू हो तो आपको अजीब ना लगे। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम के टाइम पे आपको दिन पता नहीं पड़ता, तो एक पेपर के बाद जैसे 2-3 पेपर हो गए एकदम अजीब सी फीलिंग आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका दिन उसके साथ मिसमैच नहीं हो रहा, आपको दिन का जो सन का है सर्कल वो पता नहीं पड़ रहा है। तो आप इस टाइप से अर्ली मॉर्निंग में जागना शुरू करो, जिससे उसके हिसाब से आपको समस्या ना आए एग्जाम के टाइम पे। दूसरा दिक्कत है थोड़ा ऐसा फनी भी लग सकता है कि मैं बोलूँ आपसे कि बूस्ट पियो तो बोले कि आप अच्छा थोड़ी हो। नहीं, दिक्कत वो नहीं है। देखो, सिविल सर्विस ये कोई ओलंपिक गेम नहीं है कि आपका डोप टेस्ट किया जा रहा हो। जब आप पेपर देने जाना तो यूपीएससी वाला आपके इंजेक्शन लेकर बैठा हो, यहाँ से खून निकाल के बोलेगा बाद में देना है पेपर, पहले हम ब्लड टेस्ट करेंगे, कहीं ड्रग्स वगैरह लेके तो नहीं आया, गांजा वगैरह तो खा के नहीं आया, खा पी के जो भी है। तो ऐसा तो यहाँ होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्रग्स लेने की बोल रहा हूँ। मेरा कहना है जो सिंपल से तरीके हैं अपने, जैसे कुछ तरीके हैं एग्जाम के टाइम पे आप कर सकते हो या एग्जाम के पहले भी कर सकते हो, अभी भी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें एक है बूस्ट, दूसरा है अश्वगंधा। आप लोगों ने शंख पुष्पी सुना होगा, स्कूल के टाइम पे अक्सर बैद्यनाथ वाले ऐड करते रहते हैं शंख पुष्पी। और ये बूस्ट करता क्या है, मेरी एफिशिएंसी सपोज है 3.5-4 घंटे तक बैठ के सिटिंग पढ़ने की। 4 घंटे पढ़ने के बाद अगले 2-3 घंटे दिमाग काम नहीं करेगा। एग्जाम के टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, थ्योरी बहुत ज्यादा कवर करनी है। अगर अभी नहीं की तो लास्ट पे प्रेशर एकदम बल्ज हो जाता है और फिर हाथ खड़े हो जाते, भाई अब हमसे ना हो पाए, ये एग्जाम तो गया। तो वो आपको सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी, और वो कब बढ़ेगी, आपकी बॉडी एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकती, तो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बूस्ट है और जो शंख पुष्पी है, ये कहीं ना कहीं आपकी 1 या 1.5 घंटे की, कम से कम 1-1.5 घंटे की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव कर देते हैं। वो बहुत हेल्प करते हैं आपकी सिटिंग बढ़ाने में, आपको पढ़ाई का जो शेड्यूल चल रहा है उसे सिटिंग को बढ़ाने मतलब वो एक्चुअल में दिमाग को थकने नहीं देते हैं। इन्हें कंटिन्यूस आप एग्जाम के टाइम पर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब आप एग्जाम चल रहे हैं उस टाइम पे कुछ विटामिन को भी ले सकते हैं, जैसे कि बीकोसूल है, कॉमन सी चीज है। एक बात ध्यान रखें कि जो ग्लूकोज है, बायोलॉजी वाले हैं, मेडिकल वाले आपको समझते हैं कि ग्लूकोज डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और सीधा सीधा एनर्जी प्रोवाइड करता है, थकते नहीं है ग्लूकोज से। तो आप बोतल में ग्लूकोज घोल करके जब एग्जाम में जा रहे हैं तो बोतल को यूज करो, भाई ग्लूकोज घोल के पियो उसे। कुछ डाइट वगैरह पे भी मेंटेन करने की जरूरत है, जिससे आप प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाए। आपकी अपनी खुद की गाड़ी पे काम करना पड़ेगा। एक और मुद्दा है स्लीपिंग टाइम का। जैसा मैंने बोला, आपकी आदत हो जाती है रात को 1 बजे 2 बजे सोने की और सुबह लेट जागने की, उसके टाइम से मेंटेन करने, इस मुद्दे पर डिस्कस कर चुके हैं। एक और है कि अक्सर जैसा मैंने दिल्ली का बताया कि सुबह जागना होता है, कई बार नहीं हो पाता है, सर्विस में जॉब कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने जो सेंटर है, जो 20 के लिए दे रहा है उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है, जो है वो फिक्स है। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है उसके नेक्स्ट ईयर 21 या 22 के लिए देने वाले हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि आप एग्जाम कहाँ पर दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेटिक और वेदर जो फैक्टर है वो आपको फर्क देते हैं। देखो, ये एग्जाम केवल दिल्ली वालों का नहीं है कि आपस में कंपटीशन है। एग्जाम्पल है सर्दियाँ। सर्दियों में आप दिल्ली में बैठे हो, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है दिसंबर में, और उस टाइम पे आप IFF इसका सिविल का मेंस लिख रहे हो। जैसे इस बार जनवरी में होने वाला है, आप जनवरी में कड़ाके की सर्दी में पेन लिख रहे हो, सुबह सुबह आपका पेन नहीं चल पा रहा है। जबकि जो नागपुर में बैठा है या जो अंडमान निकोबार में बैठा है वो आराम से लिख रहा है मस्त तरीके से, उसे दिक्कत नहीं आ रही है। आपका कंपटीशन दिल्ली वालों से थोड़ी है, पूरे देश वालों से। जो बेटर तरीके से नागपुर में लिख रहा है या बेंगलुरु में लिख रहा है पेपर, वो ज्यादा बेटर लिख पाएगा, वो ज्यादा बेटर तरीके से दिमाग चलाएगा, ना कि आपका चलेगा। आपकी तो आपका प्रॉपर में एनर्जी लगी है।
तो आपका जब एग्जाम है उसके हिसाब से देखो, आपका प्रीलिम्स है उसका सेंटर उस हिसाब से देखो कि किस सीजन में है, उसके हिसाब से आप सेंटर की चॉइस कर सकते हैं। गर्मियों में जब पसीना छोड़ रहा हो या यूपी वाला, वो ज़्यादा बेटर काम करेगा, या जो देहरादून शिमला में बैठा है, दार्जिलिंग में बैठा है, वो बेटर काम करेगा। ऑब्वियसली जो कंफर्ट जोन में होगा वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो आपके जो सेंटर होते हैं उनकी चॉइस पर थोड़ा ध्यान दो, और सेंटर की चॉइस इस हिसाब से रखो। दिल्ली में कभी प्रेफर नहीं करूँगा। दिल्ली के साथ क्या है कि अगर आपका सेंटर यूपीएससी में पड़ गया है तो उसके आसपास की जो सर्कल है 4-5 किलोमीटर की, उसमें अपनी औकात के हिसाब के होटल वगैरह नहीं मिलते हैं, बहुत महंगे हैं, लिमिट से बाहर है। जबकि सपोज देहरादून है, भोपाल है, जयपुर है, यहाँ पर जो होटल है वो लिमिट के हिसाब से है, लिमिट में है, 500, 600, 1000, 1200, 1500 तक का आपको मिल जाएगा। होटल का क्या इशू है? होटल आपके एग्जामिनेशन सेंटर के पास है, 9 बजे पेपर है, 8 बजे भी अगर आप जाग करके पेपर देने चले गए, आपका नींद भी पूरी हो गई। अगर लेट नाइट की आदत है, नहीं हो पा रही है, तो नींद भी पूरी हो गई और आप आराम से सेंटर तक पैदल चले जाओगे 5-10 मिनट का, आपका टाइम बचता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन से आप बचोगे। कई बार ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड जाम हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सेंटर तक पहुंचते पहुंचते ऊपर बोलते ना आसमान पाताल सब एक साथ दिख गया, तो ये चीजें ना हो। इसलिए कोशिश करिए कि सेंटर ऐसी जगह रखें जो टेम्परेचर या वेदर के हिसाब से हो, और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम से कम हो। पैदल मिल जाए दूरी पे तो बहुत अच्छा। तो अक्सर ऐसी सिटी जो छोटी हो, दिल्ली ना छोटी हो, उसमें सेंटर रखना थोड़ा ज्यादा सही रहता है। तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो। ओके, ये जो बेसिक चीजें थी यहाँ पर, उन पर को प्रोटेक्ट अपने आप को, ये कि अपने आप को बचा के रहो। कई बार ये जो हार्ट बीट है, ये सारी चीजें जो है वो हमारा पेपर खराब कर देती है, आपकी पूरी प्रिपरेशन पे ये पानी फेर देती है। तो यहाँ तक ये है। और पता है कि अगर कहीं गाइडेंस की जरूरत है तो अपने कंटिन्यूस जो वीडियो है वो आती रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट रहता है कि जो क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो नहीं ज्वाइन करना चाहते थे उनको जो बेसिक थीम, जो रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ पर डिस्कस की जा चुकी है। अब केवल वही बचेंगे कि जिन्हें क्लासरूम ज्वाइन करना है उनको क्या हेल्प होगी या हम लोग क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो वही बेसिक थीम है कि एक तो हम रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, वीडियो या तो कुछ तो जैसे पुराना तरीका उसी पे है, जो अपना स्क्रीन जो डिस्प्ले स्क्रीन रिकॉर्डर है उसके थ्रू मिलेंगे, और जहां तक पॉसिबल हो गया तो आपको यहाँ डिजिटल डिस्प्ले पर मिल जाएंगे। सेकेंड है, आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है काफी वेल प्लान है। मीन्स अगर 2019 वाले की बात की जाए तो 19 वाले से तो काफी फार सुपीरियर है। इसको क्या हो गया भाई? जो स्टडी मटेरियल है वो 19 वाले से तो फार सुपीरियर है, काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। इस पे जो बनाने में काम किया गया है, न केवल हमारी साइड से काम हुआ है, जबकि उसमें एक IFS है, पहले से फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से 5 ईयर 2014 या 15 के आसपास निकला था उनका। और दो जो एक सीनियर साइंटिस्ट है ARS है, और दूसरे जूनियर साइंटिस्ट हैं, तो वो इस पर काम किया है उन्होंने। 4 लोगों का वर्क है, और लास्ट में लगभग 14 जनवरी से इस पर काम कर रहे हैं, तो लगभग 8-9 मंथ लगे इसे फिनिश करने में। तो सेकेंड एडिशन जो है वो फर्स्ट एडिशन से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। ऑलमोस्ट ये बोल सकते हो कि अगर वो साइकिल है तो ये आपकी बुलेट ट्रेन है, इतना फर्क आ जाता है कि कंटेंट में। तो वेल स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ पहले से एनालाइज है, तो इसमें ज्यादा हेडेक की जरूरत नहीं है, एक तरीके से खत्म कर दो, मैटर क्लोज है उसका। ऐसा कुछ मेजर इश्यू उसमें छूटा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो इसमें स्टडी मटेरियल एक एक करके डिस्कस कर लेंगे जो इशू है। तीसरा है अपनी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज एक तो वीकली टेस्ट सीरीज है जो ओपन होगी, सभी के लिए होगा, वही आपको करना है दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास। तब तक क्योंकि एक्चुअल में फाइनेंशियल बहुत इशू रहता है, नई क्लास है, नया स्टार्ट किया तो फंड होता नहीं है, फीस भी एक लिमिट में ले जा सकती है क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और फिर फंड नहीं होने की वजह से क्या है कि परमानेंट स्टाफ रख नहीं पाते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं उसमें। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि ऐसे लोगों को रिक्रूट करना जो जिनके पास नॉलेज भी हो, एक एक्सपीरियंस भी हो, और कॉपी चेक कर सकें फॉरेस्ट्री की, इतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं।
तो इस टाइप का वर्क चल रहा है। पॉसिबल है कि जो दिसंबर है उसके फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने की पूरी प्लानिंग है, मीन्स चल रहा है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका ये स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट सीरीज। तभी तक आप ये ओपन और जो फ्री वाली वीकली है उसे दीजिए, तो उसमें भी आपकी कॉपी चेक करते जाएंगे। सभी की तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लिमिट में की जा सकती है वो कॉपी चेक होगी। मैंने अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो आपको यहाँ पर चैट सपोर्ट आपको अवेलेबल है ही। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस का जो सॉल्व पेपर की जो बुकलेट आएगी वो लगभग आएगी आपको या तो नवंबर के एंडिंग तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, इसका भी एक बंच मिल जाएगा। वैसे मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर आपने स्टडी मटेरियल को प्रॉपर वे में पढ़ा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व पेपर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है इस स्टडी मटेरियल में सब कुछ फर्म वे में दिया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान दिया गया है, उनको किस टाइप से लिखा जाए वो चीजें भी डिस्कस की गई। कई बार जब जरूरत पड़ी कि क्वेश्चन कभी बाहर जा रहा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा, तो उसे कैसे लिखा जाए उसको भी स्टडी मटेरियल में डिस्कस किया गया है। तो वो चीजें कहीं जरूरत पड़ती नहीं, फिर भी क्योंकि मन की शांति के लिए उसे दे दिया जाए। तो ये बेसिक प्लान है जिन पर अपन डिस्कस करेंगे कि आपको क्या मिलेगा, इन्हीं को हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले है कि ये जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ये किस किस के लिए फायदेमंद है, कौन है जो इसे ज्वाइन कर सकता है। एक तो वो है जो IFS 20 वाला या 21 वाले देने वाले हैं। दूसरा है हिमाचल PSC, उनका जो सिलेबस है मोर और लेस IFS जैसे ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिनका अभी करंट में एग्जाम हो, ये वो जिनका एग्जाम 3 या 4 मंथ बाद हो या उसके बाद हो। तो हिमाचल PSC के सिविल और जो फॉरेस्ट है, मीन्स फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस दोनों में ही, सिविल और फॉरेस्ट एशिया वाली दोनों में ही उनके में फॉरेस्ट्री का ऑप्शनल है, तो वो इसे दे सकते हैं। वैसे ही सेम पैटर्न है उड़ीसा PSC का, इनके में भी सिविल और एशिया यानी कि फॉरेस्ट सर्विस दोनों में ही फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है, वो भी इसे देख सकते हैं। यूपी PSC वालों का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि इनका सिलेबस तो IFS जैसा है, लेकिन इनके जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन है, क्योंकि जो एग्जाम कंटिन्यूस होते हैं उनका एक टाइम के बाद जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जबकि ये एग्जाम रेगुलर ना होने की वजह से उसका थोड़ा लेवल थोड़ा हल्का डाउन है। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि और दूसरा कोई अल्टरनेटिव है नहीं, दूसरी कोई क्लास यूपी स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन हाँ इसका थोड़ा लेवल है वो उतना नहीं है। तो उन्हें जब भी वो पढ़े उन्हें एक बात को ध्यान रखना कि जब इसमें कंटेंट जो है नोट्स या वीडियो में एक लेवल से ऊपर चला जाए तो वो कहीं रुक जाएगा। और नेक्स्ट होता है कि जैसे बिहार ACF है, उत्तराखंड ACF है। उत्तराखंड ACF का पेपर तो सिंगल पेपर है, उनके पास एक पेपर है, उसमें भी सिलेबस मीन्स जो अपने 2 पेपर है वो वहाँ एक है। बिहार ACF का ज़्यादा कोई आइडिया है, और भी बहुत सारे स्टेट ACF के जिनको ऐसा लगता है कि उनका जो कंटेंट है वो IFS के सेम पैटर्न पे है, रिटन एग्जाम है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जो MCQ बेस्ड एग्जाम है जैसे कि राजस्थान ACF, छत्तीसगढ़ ACF, ICR है, महाराष्ट्र ACF, इनके काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उनके जो वीडियो होते हैं MCQ बेस्ड जो वीडियो होते हैं, उनकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है, उनके में वीडियो में डिस्कस भी MCQ किए जाते हैं, और उसकी कहने का मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जबकि रिटन में इन वीडियो में जब लेक्चर चलेंगे तो जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो IFS के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, तो इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो केवल इन्हीं लोगों को ज्वाइन किया जा सकता है, अदर के लिए उतना बेनिफिट नहीं है। अब आते हैं हम अपने एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं कि आखिर आपको जो वीडियो मिलेंगे वो वीडियो कैसे मिलेंगे। देखो एक तो सर्विस है Vimeo के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन वो हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बढ़ा देते हैं। तो इस साल आने वाले थे, लेकिन वो आपको लगभग 4-5 मंथ मीन्स नेक्स्ट जो बैच होगा वो Vimeo पे जाएगा, ये अभी यूट्यूब के थ्रू चलने वाले हैं। इसमें होगा क्या कि आपका जो अपना यूट्यूब है उस पर एक प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। वैसे भी अभी 2020 के लिए जो प्ले लिस्ट है उसी में ये वीडियो नए आते जाएंगे, अलग से प्ले लिस्ट की जरूरत नहीं है, उसी प्ले लिस्ट में नीचे जोड़ते जाएंगे कि है फॉरेस्ट सर्विस की। तो आप चैनल पे जाइए, उस पर प्ले लिस्ट पे क्लिक करिए, तो यहाँ कुछ प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, उसमें होगी IFS 2020 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बैच 2020। उस प्ले लिस्ट में वीडियो आते रहेंगे नीचे एक के पीछे, जैसे जैसे वीडियो आएंगे जो भी उनका शेड्यूल टाइम होगा उसके नीचे जोड़ते जाएंगे। आपको करना ये है कि वीडियो को वॉच करते रहना। अब ये बैच जो है क्योंकि फंड तो डायरेक्ट आया नहीं पाएगा, तो फिर होगा क्या कि यहाँ पर जो वीडियो अपलोड होंगे
वो प्राइवेट होंगे। आपको ऐसा दिख सकता है प्राइवेट वीडियो या डिलीटेड वीडियो, लेकिन वो वीडियो वहाँ एडजस्ट करते हैं। होता क्या है, यानी कि प्रोसेस स्टेप क्या है कि ये जो क्लास के वीडियो है, पहले तो ये देख लेते हैं कि यूट्यूब के थ्रू है। ये यूजुअली होगा क्या कि जैसे कल फर्स्ट क्लास जो है वो कल आएगी, तो उसका जो वीडियो है वो लगभग कल ही, यानी कि जो MWF में चलेगा अपना MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये डेली वाला नहीं है, 3 दिन चलेगी वीक में। और जो क्लास है वो लगभग 3 आवर की होगी ईच क्लास। तो सपोज मंडे को जो है वो मंडे को 5 PM तक ये जो लेक्चर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और इस वीडियो को क्या है कि जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो हमारी साइट से आपसे आपका Gmail ID मांगा जाता है। आपको वही Gmail ID देना है जिसे आप जब यूट्यूब में यूज करते हैं तो लॉगिन के टाइम पे यूज करते हैं। लॉगिन करते समय जैसे यहाँ पर लॉगिन किया, आपको वो Gmail ID प्रोवाइड करना है। उस Gmail ID से जो वीडियो होते हैं उन्हें लिंक कर दिया जाता है। तो जब आप उस ID को यूज करके एक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी वीडियो विजिबल होंगे, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो होंगे वो नॉन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, आप उन्हें वॉच कितनी बार कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है, कितनी बार भी वॉच करो, जहां से भी वॉच करना है करो। लेकिन बस ये है कि उन्हें आप डाउनलोड नहीं कर सकते। जो भी वीडियो होगा उसकी जो PPT है वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PPT के लिए लिंक दे दी जाएगी। अगर कोई सपोज कोई नेसेसरी वीडियो है उसकी लिंक है, या कुछ सप्लीमेंट्री कोई 1-2 PDF देनी पड़ी 1-2-4 पेज की, तो उसके लिए भी उसकी जो लिंक होगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्लासेस लाइव नहीं होगी, हालांकि कुछ है, जैसे कि आपका पेपर जो होगा संडे को पॉसिबल हुआ तो उसका वेडनेसडे और थर्सडे, इनके 2 दिन में कहीं बीच में शाम को आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। शाम को एक टाइप से इसका लाइव क्लास की जा सकती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से या संडे को जो टेस्ट पेपर हुआ उसके क्वेश्चन से डिस्कस किया जा सके, आपके जो इसको है ना सॉल्व किया जा सके, वो लाइव रहेगी। रिमेनिंग क्या है कि उन्हें लाइव नहीं किया जाएगा, उसे बेटर तरीके से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा। इससे क्या हम लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाता है। कई बार वीडियो के साथ अगर सप्लीमेंट्री कुछ वीडियो जोड़ने हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट क्या है, तो सामने बैकग्राउंड में फॉरेस्ट दिखे, तो इस टाइप का एडिटिंग जो बात है वो आसान कर देता है, आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देता है। तो लाइव ना होकर इस टाइप से रिकॉर्डेड करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपका जो फर्म टाइम है उस पर। लाइव से इसमें ये भी हेल्प हो जाती है कि जो वर्किंग है जिनके पास उस टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है वो उन्हें जब सुटेबल टाइम है तब वॉच कर सकते हैं। इसमें हाँ एक और कि ये वीडियो कब तक अवेलेबल रहेंगे, हमारी साइट से ये वीडियो लगभग नेक्स्ट 1 ईयर तक प्रॉपरली है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे, एक साल बाद ये कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद इन वीडियोस का अराउंड 40% जो पार्ट है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। ये सभी के लिए हो जाएंगे, लेकिन 60% तब भी आपके लिए रिजर्व रहेगा। आप उन्हें अगले 2-3 साल 4 साल जब तक आप प्रिपरेशन की फेज में हैं आप उसे वॉच कर सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि ऐसा कुछ है नहीं कि आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन या पेमेंट देना होता है। एक बार आपको वहाँ अपलोड गया वो वहाँ एडजस्ट करता रहता है जब तक यूट्यूब की पॉलिसी चेंज ना हो, और चेंज होने के बाद भी पुराने पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। अगर इसमें वीडियो में कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है, तो अपना क्या है कि एक तो ग्रुप बनाया जाता है डिस्कशन का, दूसरा आपको जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के नंबर प्रोवाइड किए गए आप वहां पर जाइए, आपके जो भी कंसर्न है उन्हें या तो टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज आप वहां छोड़ सकते हैं। तो जो भी कंसर्न पर्सन होगा, या मैं हूं या जो 3 लोग और हैं कंटेंट डेवलपर हैं उनकी साइड से, तो आपका जिस टाइप का भी इशू होगा वो उसके हिसाब से आपको रिप्लाई फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो वीडियो का तो ये पार्ट था। नेक्स्ट मुद्दा आता है आपका स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल आपको कलर प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा 100 GSM पेपर पर। इस बात को ध्यान रखा गया 100 GSM पे, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है हम हाइलाइटर भी चलाएंगे, पेन भी है 2-3 बार पेन से हाईलाइट करते हैं, तो अगर पतला पेज यूज कर दिया तो वो दूसरी साइड आ जाता है। तो यहाँ पर पेपर थोड़ा मोटा यूज किया गया, अच्छी क्वालिटी का है, जिसका तरीका ये कि अगर आप हाईलाइटर भी कर दो, 2 बार भी हाईलाइट कर दो, तो इधर का उधर ना जाए किसी भी कंडीशन में। लिख भी दो तो रेड कलर ऐसा ना हो कि टाइम के साथ उधर दिखने लगे, ऐसा ना हो। तो पेपर मोटा यूज किया गया है, कलर प्रिंट है। और अगर आप जैसे मंगाते हो तो आपको जो DTDC है या इंडियन पोस्ट है इसकी स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, क्योंकि जो पार्सल सर्विस है थोड़ा डिले करते हैं, थोड़ा निकम्मापन दिखा देते हैं, वो ऐसा हो चुका है। पिछले 1 मंथ से काफी परेशान है।
जो DTDC 2 दिन में पहुंचाता है वो पार्सल वाले 15 या 20 दिन ले रहे हैं। और सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। काफ़ी ये थोड़ी दिक्कत रहती है, लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं मुझे PDF में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देख वही सबके लिए एक साथ ही लेके आना पड़ता है। यहाँ दिक्कत PDF देने में नहीं है। अगर मैं आपको PDF दे देता हूँ, समस्या उससे नहीं है। 95% स्टूडेंट सही होते हैं, 5% उसकी ट्रेडिंग वगैरह में कर देते हैं। और फिर जब मटेरियल पब्लिक में आ जाता है तो दिक्कत क्या है, आपने मुझे 5000 दिए इस कोई कंटेंट के लिए, सामने वाले को 500 रुपए में मुफ्त में मिला है। एक तो उसने आपका कंपटीशन बढ़ा दिया, दूसरा आपको एक फील होता है कि भाई मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो मैंने 5000 दिए, ये 500 में लेके घूम रहा। तो एक टाइप से इशू बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसका बेटर वे है कि सॉफ्ट कॉपी में किसी को देना ही नहीं है। आपको लेना है हार्ड कॉपी में, आपको आपके एड्रेस पे, कुरियर एड्रेस पे जो भी है उस पर शिप कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन जो सॉल्व पेपर है आपको नवंबर के एंडिंग में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे। उसमें जब PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे तो उसमें आपके जो मोबाइल नंबर है या जो आपकी जीमेल आईडी है वो एज ए वाटर मार्क होगी, जो नॉन रिमूवेबल होगी, तो उसे हटाया नहीं जा सकता है, इस टाइप का है। और फिर ऐसा भी नहीं कि वो केवल उसी से काम हो जाएगा। हमारी जो फॉक्सेट की कनेक्ट PDF CPDF वाली सर्विस है उसे यूज करते हैं, तो इसलिए कई बार उसे डिटेक्ट किया जा सकता है उस सिस्टम से हमारे से। स्टडी मटेरियल के बाद इसी पे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही चलता है। जैसे एक वर्किंग प्लान है तो बनाते कैसे हैं कि जैसे वर्किंग प्लान शुरू हो गया तो जब भी ये शुरू होगा, एक तो आपको इसका सिलेबस यहाँ पर पूरा दे दिया गया, दूसरा इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2019 से 11 तक, मींस 11 इसमें 10 तक है। कहने का पर्पज ये है कि 11 तक तो प्रॉपर वे में गया है। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई बार क्या है कि यहाँ पर पेज बचाने के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे। जहाँ उनकी जरूरत होगी, जहाँ वो पार्ट होंगे, सपोज जैसे कोई टॉपिक होगा उसके पीछे अगर उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन है तो उसे वहां पर लिख दिया गया होगा। या फिर ये कहीं जैसे ये कंपोजिट बोर्ड है तो उसकी जो जरूरत पड़ेगी वहां पर इस टाइप के ब्रैकेट में होगा। ये 2003-2002 तक के भी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि टेबुलर फॉर्मेट वही चीजों को रिपीट बार बार करने की जरूरत पड़ती नहीं है। वेस्टेज है, स्पेस वेस्टेज आता है तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बस टेबल में थोड़े नहीं होंगे। तो ये आपने स्टडी मटेरियल। दूसरा स्टडी मटेरियल में क्या कर रखा कि जैसे फॉरेस्ट फायर का जैसे मैंने बताया, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपको समझ में आ जाता है कि कोई सब टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे जस्ट एग्जांपल फॉरेस्ट फायर को लीजिए, इसके क्वेश्चन 19 से चलते रहे 2000 तक। इसका पेज खत्म हो गया तो जब नेक्स्ट पेज आया तो नेक्स्ट पेज में ये 2000 आपके 11 से शुरू होकर 2001 तक चलेगा। अब आपको समझ में आ गया कि फॉरेस्ट फायर से हर साल आ रहा है तो फॉरेस्ट फायर कितना इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऑलमोस्ट सभी के साथ है। कुछ में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ साइड में दिए हैं, या कुछ में ऐसा हो सकता है कि टॉपिक के खत्म होने के बाद दिए है, या कुछ में ऐसा होगा कि जब टॉपिक शुरू होगा तो शुरू होते ही सबसे पहले एक ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे दिए गए, जिससे उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझा जा सके। फिर है कोशिश की गई है स्टडी मटेरियल में कि जहां तक आसानी हो सके उन चीजों को ऐड कर दिया जाए, फ्लो चार्ट में किया जाए। और ये स्टडी मटेरियल केवल ये 20-25 बुक से नहीं बना है, इसके लिए लगभग 200 प्लस बुक्स का यूज किया गया है, जिसमें मैगजीन है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें जुड़ी हुई हैं, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो मैगजीन है जो करंट में चल रहा है, और 200 प्लस बुक्स वगैरह, रिसर्च पेपर वगैरह है उन्हें यूज किया गया है। तो हाँ, एक बात और है कि जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं को ज्वाइन करना हो कर ले, नहीं तो मैं केवल ये बोलूंगा कि अगर उन्हें अभी जल्दी नहीं है तो वेट कर सकते हैं नेक्स्ट एडिशन के लिए, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट एडिशन आ रहा है 2021 वाला, जो थोड़ा लेट आएगा, लगभग अप्रैल के आसपास ही आ पाएगा, वो इससे भी बहुत ज्यादा फार सुपीरियर होगा। क्योंकि उसके लिए क्या है कि हमारा जो कुछ इंटरनेशनल पब्लिशर में जो पहले से वर्कर थे उन लोगों को हायर किया गया है, जिससे जो हमारा कंटेंट है वो जैसे आपकी पियर्सन की बुक आती है या विली की जो बुक आती है उस लेवल को कवर किया जा सके, न केवल IPR के रिस्पेक्ट में, जबकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, थ्योरी है, उस मैटर के रिस्पेक्ट में, जिससे एक बेटर वे में जा सके। तो उनका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा फार सुपीरियर होगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास अभी नेक्स्ट 8-9 मंथ है, और जो बुक का रिसोर्सेज है वो लगभग 500 के आसपास क्रॉस करने वाले हैं। तो वो कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा, तो वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। 22 या 23 वाले उन्हें इतनी जल्दी नहीं है।
लेकिन 21 वाले के लिए थोड़ा डिले हो सकता है, जल्दी तो उसे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी जब नेक्स्ट ईयर उस पर आएगी तो उन्हें मीन्स स्टडी मटेरियल के लिए पैसे थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। ये जो वीडियो है उसके लिए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी है स्टडी मटेरियल पे क्या क्या चल रहा है, जैसे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया गया है प्रीवियस ईयर पे, जब थ्योरी से थोड़ा बाहर गया। इस पूरे स्टडी मटेरियल में एक चीज है जो थोड़ी कहीं कमी रहती है। कमी ये है कि हमने जो इन्वायरमेंटल वाला पार्ट है उसे थोड़ा उतना कवर नहीं किया जितना करना चाहिए। उसके पीछे दो रीजन थे। फर्स्ट रीजन है कि स्पेस बचाना। आप लोग सभी डायरेक्ट इस एग्जाम में नहीं कूदे हो, आपने प्रीलिम्स दी है और प्रीलिम्स के लिए आपने छोटी ये अपनी जैसे फॉर एग्जांपल शंकर IAS है, ये इन्वायरमेंटल आती जो इसे पढ़ाई है, ऑब्वियसली 99 ने इसे पढ़ा है, 99% इसने। तो जब इसे पढ़ ही रखा है तो सेम चीजों को मीन्स मोर और लेस सेम थिंग ही रहती है। इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट क्या है, बायोस्फीयर क्या है, उसकी चीजें, तो ये चीजों को मैं आपको वापस कॉपी पेस्ट करके दूं सिमिलर चीजें, या जो आपने पहले से पढ़ रखा है वो हाईलाइटेड आपके उसे पढ़ना, ये ज्यादा बेटर है कंपेयर टू वही चीजों को अगेन कहीं बाहर से पढ़ना। तो इसलिए वो वाला पार्ट जो आपके इसमें दिया है वो नहीं है, यानी कि जो आपका पेपर 1 का सेक्शन B है उसमें आता है फॉरेस्ट इकोलॉजी, मीन्स फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इस टाइप से क्वेश्चन है, वो पार्ट है। और आपका जो पेपर 2 है उसका भी सेक्शन B है, उसमें भी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो जो पार्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है वो उन दोनों से कम कर दिया गया है, जिससे नंबर ऑफ पेज थोड़े कम हो, जिससे पैसा बचता है, स्पेस बचती है, कलर प्रिंटिंग वगैरह खाली पीली चीजें बच जाती है और आपका एफर्ट अगेन नहीं करना पड़ता है। अब ये तो है स्टडी मटेरियल, वीडियो की बात हो गई, स्टडी मटेरियल की बात हो गई। तीसरा आता है राइटिंग प्रैक्टिस का। जैसे बोल रहा है कि आपको क्या होगा कि हर संडे को अराउंड 10:30 AM के आसपास 8 या 10 क्वेश्चन का एक सेट अपलोड हो जाएगा। कहाँ पर अपलोड होगा? फॉरेस्ट की हेल्प के नाम से है जो अपना डिस्कशन चैनल है टेलीग्राम पर। कोशिश होगी व्हाट्सएप का भी एक टाइप का एक चैनल बनाने की, लेकिन व्हाट्सएप के साथ दिक्कत ये होती है कि उसमें 240 की समथिंग है, उस 250 जो भी है उससे ज़्यादा जोड़ नहीं सकते, और 2-2, 4-4 व्हाट्सएप चैनल को मेंटेन करना थोड़ा एक अलग एफर्ट है। खासकर जैसे मैंने बोला आपको वर्कफोर्स इतना होता नहीं, क्योंकि उन्हें परमानेंटली रिक्रूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और इतने को मेंटेन करना 2% या 3% को इतना नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जो कंटेंट डेवलपर है वो भी उधारी में काम कर रहे हैं अभी तक, तो चलता रहेगा आपका, जब ऑप्शन फंड आएगा तब देख लेंगे उनको। तो यहाँ पर क्या है कि टेलीग्राम की जो चैनल है आप आराम से उसे जो क्वेश्चन पेपर है उसे जब आएगा 10:30 पे आप उसे डाउनलोड करिए, पढ़िए, प्रिंट कर सकते हैं तो प्रिंट करिए, आपको उसका कॉपी का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी A4 पेपर है उन्हें थोड़ा फोल्ड करके और उस पर सीधा लिखने की प्रैक्टिस करिए। लिखने के बाद आपके पास क्या हो सकता है, अपने मोबाइल उठाइए और ये डॉक स्कैनर है, या फिर आपके पास दूसरा कोई स्कैनर हो जो PDF में कन्वर्ट कर दे, इमेज टू PDF, उसे यूज कर सकते हैं। डॉक स्कैनर ये है, इंडियन ही है, नोएडा, ये हरियाणा बेस्ड है शायद, उनका है तो उन्हें यूज कर सकते हैं। कैम स्कैनर से बेटर है, अवॉइड है तो नहीं करते हैं, चेक पिन करूँगा। और आपको वहां से करने के बाद जो अपना हेल्प डेस्क वाला टेलीग्राम है इस पर अपलोड कर दिए। अब अपलोड के बाद क्या है कि देखो यहाँ पर आप ही अपलोड नहीं करोगे, लगभग जहाँ तक हम लोगों को ऐसे एक्सपेक्टेड है लगभग 40-50 कॉपीज और आएंगी। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतनी कॉपीज को चेक कर लें, या फिर उसके लिए कोई अलग से 2-3 लोगों को हायर कर लें, लेकिन हाँ ये संभव है कि इनमें से 5% या 10% कॉपीज को चेक कर लिया जाए। तो उससे क्या होगा कि ये पॉसिबल है कि ये बताया जा सकता है कि यहाँ पर ये इम्प्रूव करने की जरूरत थी, यहाँ पर ये इम्प्रूव करने की जरूरत थी, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है हमारी साइड से कि इसमें ये किया जा सकता है। सेकंड थिंग, आप जब अपनी कॉपी डालेंगे, आप ही नहीं डालेंगे, दूसरे भी डालेंगे, आराम से टेस्ट लिखूं, घूम फिर के आओ 1-2 घंटे बाद, या आराम तक शाम तक आप अपना काम करिए। शाम को 4-5 बजे, 6 बजे, 8 बजे जब भी बैठना हो, दूसरों की कॉपी देखना शुरू करिए। दूसरों की देखोगे तो एक आपको समझ में आने लगता है कि इस नाम के पर्सन की कॉपी अच्छी है, तो इस हिसाब से आप 2-3 टेस्ट में ही कुछ अच्छे पर्सन छाप लोगे, और फिर हर बार आपको सभी की देखने की जरूरत नहीं होती, उन्हीं की कॉपी देखते रहोगे। दूसरा, उनकी कॉपी देखिए,
देखिए कि उनका कंटेंट में उन्होंने क्या लिखा, कंटेंट और वे ऑफ राइटिंग दो चीजें हैं। आप उनकी देखिए, उनकी वे ऑफ राइटिंग कैसी है, उनमें क्या अच्छी चीजें हैं, उन्हें क्या ले सकते हो। जो चीजें लेनी है आपको उन्हें लिख लीजिए, याद नहीं रहती, दिमाग में भूल जाता है। तो उनकी वे ऑफ राइटिंग वाली चीजों को लीजिए, उनके कंटेंट को लीजिए, उसे अपनी कॉपी में इम्प्रूव करिए और वो उसे रखिए, देखिए कभी थोड़ा बहुत। नेक्स्ट पेपर में जो चीजें सीखी थी उन्हें यूज करिए। इस टाइप से आप अपनी कॉपी को यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हो। और कुछ तो हमारी साइड से जैसे रेगुलर जो व्यू हुआ उनका, तो एक टाइप से एक पब्लिक रिव्यू भी होगा और बैकअप पे हमारी साइड से भी रिव्यू होगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प कर देगी। इससे होगा क्या, एक तो हम लोगों को इतने जल्दी रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फंड की इतनी नेसेसरी नहीं पड़ेगी, आपको कॉपी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी दिल्ली में नहीं है, कोई ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो बाहर ही है, तो उनको भी दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से काम चल जाएगा अपना। और राइटिंग प्रैक्टिस के बाद ये तो वीकली रही, आप डेली भी कर सकते हैं, जो शेड्यूल बताया था उनके लिए, लेकिन यहाँ पर भी कर सकते हैं। डेडिकेट टेस्ट सीरीज की बताई दिया है कि लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट होगी, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाता है तो अपने जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम नंबर है, आप वहाँ पर आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी कंसर्न है आप वहाँ पर पूछिए। आपका अगर पॉसिबल हुआ तो वेडनेसडे या थर्सडे को जो संडे को टेस्ट हुआ उसका एक रिव्यू वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपके जो डाउट है उन्हें क्लियर कर दिया जाएगा। लाइव होगा तो फिर आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से। अब मुद्दा आता है अपना लास्ट वाला, जिसमें सबसे मेन मुद्दा है कि भाई फीस कैसे रहेगी इसके। तो वो सबसे सिंपल से तरीका ये है जिसमें हमारा काम चल जाता है और आपको भी आसान कर दिया। अगर आप केवल वीडियो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी फीस रहेगी 5000 बी लेवल है। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपकी फीस रहेगी 3500। अगर आप दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो फी रहेगी वो है 7000। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है ये फी है, मुझे ज्वाइन करना है। अब कैसे करोगे, यानी कि आपकी वे ऑफ ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो ज्वाइनिंग का तरीका ये है कि आपको यहाँ पर तो जस्ट एक टेम्परेरी दे दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉपर वे में एक पीडीएफ मिल जाएगी, मॉड्यूल जो है आईएफएस का, और चैनल पर टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों ही चैनल पर आ जाएगा। तो आपको उस मॉड्यूल में जाकर के जो पेमेंट के मेथड है, गूगल पे है, फोन पे है, उनमें यूज कर सकते हैं, यूपीआई आईडी कर सकते हैं, या नेट आरटीजीएस जो बैंक अकाउंट और जो अपना आईएफएससी कोड है वो पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। आपको उसके थ्रू पेमेंट कर देना है। पेमेंट के बाद जो व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे ही सेम नंबर है, आप इस पे या जो हमारा जीमेल एड्रेस है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। बेटर है आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें, क्योंकि उस पर थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है। उस पर आपको करना क्या है, अपनी डिटेल शेयर करनी है। डिटेल मीन्स आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल आईडी जिसे आप यूट्यूब में यूज करते हैं, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सभी आईएफएस की नहीं कर रहा है, कुछ की स्टेट के इशू है, कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहा है। नेक्स्ट ईयर वालों के साथ क्या है कि हमें आसानी होती है उन्हें मेंटेन करने में, कि नेक्स्ट ईयर भी उन्हें ज्वाइन कराना है तो उसके हिसाब से वो डाटा मेंटेन हो जाता है। और फिर आपका फुल एड्रेस जिस पे हमें मटेरियल भेजना है, स्टडी मटेरियल सिर्फ करना है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, केवल क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप पेमेंट उस हिसाब से करेंगे। वीडियो मीन्स स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और आपको दोनों चाहिए तो आप उसके हिसाब से, जो भी आपके हिसाब से पेमेंट किया है उसके हिसाब से आप इसे भेज देंगे। अगर आपको केवल वीडियो करना है तो फिर आपको एड्रेस भेजने की जरूरत नहीं है, आप उस हिसाब से कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कि क्या सभी को पे करने की जरूरत है? ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने 2019 का जो क्रैश कोर्स था उसे ज्वाइन किया था, उसकी फुल फी की थी, उन्हें यहाँ कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है वीडियो क्लास के लिए। अगर वो चाहते हैं स्टडी मटेरियल लेना तो उन्हें स्टडी मटेरियल के लिए जो 2000 पे करना था वो पे करना पड़ेगा। ये ध्यान रखें कि केवल वही लोग 2000 पे करेंगे जिन्होंने पिछले साल कोई वायलेशन किया है। जो लोग इस टाइप से निकले कि जिन्होंने हमारे स्टडी मटेरियल्स को दूसरों को सर्कुलेट किया और उसमें फंड ही है मिले हैं, वो उन्हें ब्लॉक किया गया था, उनको ये सर्विस नहीं मिलेगी। उन्हें स्टडी मटेरियल अगर लेना है प्रिंटेड में तो पूरा 3500 ही देना पड़ेगा। अदरवाइज जो पिछले साल जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है उनके लिए वही है, उन्हें कोई पे करने की जरूरत नहीं है कि अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो 2000 के बाद उसका पे करना है। दूसरा, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पे तो किया है लेकिन कम किया है,
हमारे साथ ये समस्या है, वो समस्या है, कम कर दो ये। देखो क्या है, सिस्टम को रन करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना पड़ेगा। तो इनके साथ ये है कि अगर उन्हें ज्वाइन करना है तो वो जो डिफरेंस है, सपोज उन्होंने 4000 पे किए थे 5000 में करके, तो उनका जो डिफरेंस था 1000 का, क्योंकि टोटल फीस है 5000, तो उन्हें जो डिफरेंस था वो पे कर देना है प्लस स्टडी मटेरियल के 2000, अगर उन्हें चाहिए तो। अगर वो नहीं चाहिए तो फिर उन्हें इसके पे करने की जरूरत नहीं है, केवल 1000 करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपने में से कुछ राजस्थान एसीएफ के भी लोग हैं जिन्हें सिविल की प्रिपरेशन करनी है, सीजीपीएससी के जो बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्रिपरेशन करनी है, तो क्योंकि राजस्थान एसीएफ की जो फी थी वो 8000 थी, उसने उसमें भी थोड़ा कम किया, 7000 या 6000 ऐसी पे किया है। तो उसमें जिन्होंने फुल फीस किया उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ एक ही इशू है कि जो कोर्स है वो 10% अगर जो मेंटेनेंस है, क्योंकि बैकग्राउंड में डाटा वगैरह जो चलता है, तो ये 500 यानी केवल 10% देना प्लस 2000 को स्टडी मटेरियल की अगर उन्हें लेना है। अगर वो केवल वीडियो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें केवल ये 500 देना और कुछ देने की जरूरत नहीं है। सीजीपीएससी की एसीएफ की जो फी थी वो थी 2500। इसमें बस यही कि आपने 2500 दिया, आप जो अपना डिफरेंस है उसे पे करिए मटेरियल का, वीडियो का, और आप वीडियो ले सकते हैं। मटेरियल चाहिए तो फिर आपको उसके हिसाब से जो भी 2000 वाला है उसे दो और ले लीजिए। अब ये तो रहा उनके साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं। नए का तो आपको समझ में आ गया कि नया है तो उसे 5000 देना, और मटेरियल चाहिए तो केवल मटेरियल के 3500 और दोनों को साथ में लेना तो 7000। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप पहले मटेरियल ले लीजिए, आप अपने हिसाब से पढ़िए, 3500 पे करिए और मटेरियल को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं मटेरियल से काम नहीं हो पा रहा, आपको वीडियो क्लास भी चाहिए, तो आप उसका जो डिफरेंस है, जैसे आपको टोटल दोनों का देना था 7000, आपने मटेरियल के लिए 3500 दे चुके हैं, तो आपको जो डिफरेंस बचा 3500 उसे पे करिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपका 7000 होगा और डिफरेंस पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस इफ भी है स्टिल रिमेंस सम कंफ्यूजन, अगर कोई दिक्कतें रह गई हैं, कुछ ऐसे डाउट है जिनको अभी सॉल्व नहीं हो पाया, तो आप यहाँ पर जो अपना नंबर है उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जीमेल छोड़ सकते हैं। यहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, इसकी PPT में मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और आगे कर सकते हैं। आपको टाइम देने के लिए, वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।